ये चैनल के प्रस्तुति सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति या जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। ये किसी तरह से वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी अनुभव या वास्तविकता से मिलता है तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें कि सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत है और ये किसी भी संस्था या संगठन के प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 4। स्वाति ने जैसे ही अपने मन में ये बात दोहराई, उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ ज्यादा ही शायद सोच रही हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए और ये हो सकता है वह थक गए हों या फिर कहीं और सो गए हों। मुझे इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर वो उठकर खड़ी हुई और उसने अपनी ज्वेलरी को उतारकर वहीं मिरर के सामने रख दिया और वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। उसे चेंज करने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जैसे तैसे इस लहंगे में ही लेट गई और थकान की वजह से उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, उसे नींद आ गई। वह पहले ही काफी ज्यादा बेचैन हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह से अपने दिल को समझाया और सो गई। वहीं दूसरी तरफ अभिनव और रितिका दोनों रात की मधोसी में एक दूसरे के बाहों में जकड़े हुए बेड पर लेटे हुए थे। कमरे में हर ओर सुकून और प्यार की फिजा फैली हुई थी। हल्की हल्की सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आते ही सीधे अभिनव के चेहरे पर पड़ी और उसकी नींद में हलचल होने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने महसूस किया कि रितिका उसके सीने पर सिर रखकर चैन से सो रही थी। रितिका का चेहरा बेहद मासूम लग रहा था, जैसे वो इस पल में पूरी तरह से खोई हुई। अभिनव ने बड़े प्यार से उसके गालों को सहलाया, उसे धीरे से पुकारा, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी आवाज सुनकर रितिका की नींद भी खुल गई। उसने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अभिनव की तरफ देखा। उसकी आंखों में बीती रात की यादें ताजा थी और दोनों की मुस्कान में वही सुकून झलक रहा था। रितिका ने धीरे से उसके सीने पर एक प्यारी से किस दी और उसे गुड मॉर्निंग कहा। रितिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, बेबी तुम्हें अच्छी नींद आई ना? अभिनव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। अभिनव ने अपने हाथ रितिका के चेहरे को सहलाया, उसकी आंखों की गहराई से देखा और उसकी सांसों की गर्माहट महसूस करते हुए और करीब खींच लिया गया और उसकी नजरें एक दूसरे पर जमी हुई थी, जैसे इस पल में उनके लिए दुनिया रुक सी गई हो। रितिका ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और फिर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसके नजदीक आ गई। अभिनव ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को पीछे किया और धीरे से उसके होठों पर एक किस किया। उनके बीच की खामोशी भी एक अजीब सा सुकून दे रही थी। जैसे ही रितिका ने अभिनव के होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नजरें गड़ाई, उसके बीच की नजदीकियां और बढ़ गईं। अभिनव ने उसे अपनी बाहों में कसकर अपने करीब खींचा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर प्यार भरी एक और किस दी। रितिका के धीरे से अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसा ली और उसके चेहरे के पास जाकर उसके गालों पर हल्के से अपने होंठ रख दी। दोनों के बीच मानो एक अजीब सी गर्माहट थी, जिसे दोनों पूरी तरह से खो गए थे। रितिका ने मुस्कुराते हुए अभिनव की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ ये सुबह इतनी खूबसूरत लग रही है कि दिल कर रहा था कि वक्त यहीं रुक जाए। अभिनव ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है मेरी जान। फिर उसने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को सहलाते हुए उसे और करीब खींच लिया। रितिका ने अपना सिर
उसके कंधे पर रख दिया और उसकी छाती पर अपने उंगलियों से हल्की सी थाप दी। फिर उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली, अगर हर सुबह ऐसी हो तो जिंदगी कितनी हसीन होगी। अभिनव ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, सबसे हसीन सुबह हो। उसके बाद दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे की बाहों में बहकना शुरू कर दिया। अभिनव ने उसे अपने नजदीक लाकर उसकी पीठ पर हल्की सी पकड़ बनाई और उसे अपने करीब महसूस किया। रितिका ने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और दोनों एक बार फिर एक दूसरे की धड़कनों में खो गए। अभिनव और रितिका बेड पर आराम से लेटे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे कि अचानक अभिनव के फोन पर एक मैसेज की आवाज आई। उसने अनमने भाव से फोन उठाया और जैसे ही मैसेज पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए फोन साइड में रखा और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। रितिका ने उसे हैरान होकर देखा और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अभिनव ने उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से उसके माथे पर एक हल्की सी किस दी और बोला, बेबी मुझे अभी निकलना होगा, बाद में मिलते। इतना कहकर वह दरवाजे से बाहर निकला, कार में बैठा और सीधे अपने घर की ओर निकल गया। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी मम्मी हॉल में बेहद बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उनके चेहरे पर साफ साफ चिंता और गुस्से का मिला जुला भाव नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने अभिनव को घर में आते देखकर वह उसके पास तेजी से आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कहाँ था तू सारी रात? कुछ समझ में भी आता है तुझे कि तेरे पापा को पता चला तो क्या होगा? घर की इज्जत का जरा भी ख्याल है या नहीं? अभी कल ही तेरी शादी। अभिनव ने माँ के चेहरे पर चिंता और नाराजगी के साथ थोड़ा गुस्सा भी देखा। उसने धीरे से जवाब देते हुए कहा, मम्मी आप शांत हो जाइए, इतना घबराने की जरूरत नहीं। प्लीज डैड को मत बताइएगा, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। वह माँ के कंधों को पकड़कर उन्हें बैठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी माँ की नजरों में अभी भी गुस्सा और निराशा थी। अभिनव तू समझता क्यों नहीं कि घर के बाहर तेरा इस तरह रहना हमारे लिए क्या मुश्किलें खड़ी कर सकता है? उन्होंने शिकायत भरे लहजे में कहा। अभिनव उसकी बातें सुनी और थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, मॉम मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर चीज के लिए सफाई दूँ, और प्लीज मुझे इतना कंट्रोल में रखने की कोशिश मत कीजिए। मैं बस दोस्तों के साथ था, कुछ गलत नहीं किया। माँ ने गुस्से में अपना सिर झटका और कहा, अगर तेरे पापा को ये सब पता चल गया तो सोच क्या होगा? तू तो जानता है कि उन्हें तेरी इन हरकतों से सख्त नफरत है। अभिनव ने लंबी सांस ली, अपनी माँ के गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, माँ प्लीज अब आप पापा से कुछ मत बताइएगा, मैं इस बारे में खुद उनसे बात कर लूँगा, लेकिन फिलहाल मैं बहुत थका हुआ। इतना कहकर उसने उन्हें वहीं छोड़ा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा उसने देखा कि स्वाति गहरी नींद में सो रही थी। स्वाति का चेहरा बहुत सुकून भरा लग रहा था, जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं हो। वह अपने कमरे के अंदर गया और उसने स्वाति की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और वह चुपचाप अलमारी के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने जैसे ही अलमारी खोली और वो अपने चेंज करने के लिए कपड़े निकाल रहा था कि तभी उसके हाथ वहीं अलमारी में रखे हुए एक बॉक्स पर लगा और वो बॉक्स जैसे ही जमीन पर गिरा तो जमीन पर से उसके गिरने से स्वाति की आंख खुल गई और जैसे ही उसने अपने सामने खड़े अभिनव को देखा वह उठकर बैठ गई। अभिनव ने अपने कपड़े को निकाला और जो सामान उससे गिरा था उसने उसे पर ध्यान भी नहीं दिया और वह सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगा और तभी स्वाति उसे रोकते हुए कहा,
आ गया, कहाँ थे आप सारी रात? मैं आपका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव ने स्वाति की आवाज सुनी, वो चलते चलते अपनी ही जगह पर रुक गया। उसने पीछे घूमकर स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मतलब? कहीं भी जाऊं मैं, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं। इतना बोलकर वो सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया और स्वाति उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। उसने जैसे ही ये बात सुनी, वो बेड से उठकर खड़ी हुई। उसने अपने आप से कहा, ये क्या बोलकर गए हैं अभी अभिनव? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? स्वाति का दिमाग खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उन्होंने जो बात बोली है वो क्यों बोली है। वॉशरूम की तरफ ही देख रही थी कि तभी थोड़ी देर में अभिनव अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकला और वो अपने बालों को टॉवल से पोंछ रहा था। तभी स्वाति ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल हमारी शादी हुई है और मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते? मैं कल सारी रात आपका इंतजार कर रही थी। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। स्वाति बोल ही रही थी कि अभिनव ने कहा तुम और सो नहीं पाए। अभी मैंने देखा कि तुम कितने आराम से, कितनी गहरी नींद में सो रही थी। इसीलिए मुझसे ज़्यादा सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है। हटो मेरे रास्ते थे और आइंदा से मेरे सामने आकर इस तरह से दोबारा कभी खड़ी मत होना। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा और तभी स्वाति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन हमारी शादी हुई है और मेरा इतना हक तो बनता है ना कि मैं आपसे इतना तो पूछ सकूं कि आप सारी रात कहाँ थे। अगर आप किसी काम में बिजी थे तो आप मुझे बताकर जा सकते थे, मैं परेशान न होती। स्वाति ने अभिनव का हाथ पकड़ रखा था और अभिनव जैसे ही उसके हाथों को अपने हाथों की तरफ देखा, उसे बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ झटकते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। मुझ पर ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं। मैं आज तक अपने मॉम डैड को किसी चीज की सफाई नहीं दी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? इतना बोलकर उसने स्वाति को कसकर धक्का दिया और स्वाति वहीं बेड के पास जाकर गिरी और उसका सर बेड के कोने से टकरा गया और अभिनव ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल को वहीं सोफे पर फेंका और रूम से बाहर निकल गया। स्वाति के सर में काफी तेज लगी थी और उसके सर पर एक अच्छी खासी खरोच आई। उसके सर से खून निकलने लगा। वो उठकर खड़ी हुई और उसने शीशे में अपने माथे की तरफ देखा जहां से खून निकल रहा था। वह अपने सर पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ गई और उसे अपने चेहरे को धोया और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। उसे शीशे में खुद को देखते हुए कहा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो सोचा था कि आज से मेरी एक नई लाइफ शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर तो इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे और वहीं खड़ी होकर रो रही थी कि तभी उसके वॉशरूम के बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई दी और स्वाति जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछने लगी और तभी वॉशरूम के बाहर से स्वाति की सास ने कहा, स्वाति बेटा, क्या तुम उठ गई हो? स्वाति ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी, उसने धीमी आवाज में कहा, जी मैं उठ गई हूँ। स्वाति की आवाज लड़खड़ा रही थी और तभी उसकी सास ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े बाहर रख दिए हैं, उन्हें पहन लेना। मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाऊंगी। स्वाति वहीं वॉशरूम में थी और उसने शावर लिया और वह जब बाहर आई तो उसने देखा उसके बेड पर उसके लिए कपड़े और जेवर रखे हुए थे। उसने उन कपड़ों को उठाया और उसने देखा कि वह एक मैरून कलर की साड़ी थी। उसने उस साड़ी को पहना और वह रेडी हो रही थी कि तभी उसकी सास वापस अंदर आई और उन्होंने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम तैयार हो गई? स्वाति ने धीरे से अपना सिर हिलाया और तभी उसकी सास ने स्वाति के पीछे खड़े होकर
उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम दोनों ही कल काफी ज्यादा थक गए थे, लेकिन अब क्या करें, कुछ रस्में तो निभानी ही होंगी। तुम्हें अपने मायके पग फेरे के लिए भी जाना है। चलो ब्रेकफास्ट करके तुम अभी निकल जाना और अभिनव तुम्हें शाम को लेने के लिए आ जाएगा। दरअसल उसे कोई जरूरी काम था, इसीलिए वो ऑफिस निकल गया है। शायद उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वह कल से ही बहुत ज्यादा परेशान भी था। स्वाति अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी और तभी उन्होंने स्वाति के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? अभिनव ने तुमसे कुछ कहा? स्वाति उनकी तरफ देख रही थी और उसने अपने मन में कहा, अभी अगर मैंने इन्हें ये बात बताई कि ये सारी रात अपने रूम में आ ही नहीं थे तो पता नहीं क्या सोचेंगी। स्वाति सोच ही रही थी कि तभी उनकी सासू माँ ने दोबारा से अपने सवाल दोहराते हुए, बताओ बेटा क्या बात है? स्वाति ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी। स्वाति बोल ही रही थी कि तभी उसकी सास ने उसे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो? मॉम बोलो, मुझे अभिनव की पत्नी हो तुम, मुझे मॉम बुला सकती हो। स्वाति ने उनकी तरफ देखा और वो अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए बोली, ओके मॉम। स्वाति काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी और अभिनव की मॉम को बहुत अच्छी तरह से पता था वह क्यों अपसेट है, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आओ चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना बोलकर उसे अपने साथ नीचे लेकर आए और वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे ही नीचे आए, अभिनव स्वाति को देखा और वो टेबल से उठ खड़ा हुआ और सीधे विला से बाहर चला गया। स्वाति उसे जाते देखकर और भी ज्यादा अपसेट हो गई और उसने अपनी सास की तरफ देखा। उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठाया और वह उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करने लगी। स्वाति कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था और वह चुपचाप बैठी हुई थी। उसे थोड़ा बहुत खाना खाया और वह चुपचाप वहीं चेयर पर ही बैठी रही और तभी उसकी सास ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारे घर में फोन करके तुम्हारी मम्मी से बात कर चुकी हूँ और तुम जाओ और जाकर आराम से पग फेरे की सारी रस्में कर लेना और शाम को वापस आ जाना, क्योंकि कल मैं तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाऊंगी। स्वाति ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना सिर हिलाया और तभी उन्होंने वहीं पास में खड़े हुए नौकर की तरफ देखते हुए कहा, ये सारा सामान बहू की कार में रखवा दो। वो सारा शगुन का सामान कार में रखवाने लगी और वह स्वाति को बाहर लेकर आए और उन्होंने उसे कार में बिठाया और ड्राइवर के साथ ही उसे उसके घर पर पग फेरे के लिए भेज दिया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।